धरने का आज 22वां दिन है। अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं और वो अब फिर कमान संभाल रहे हैं। पंजाब आया, हरियाणा आया, केरला आया और अब उत्तर प्रदेश से ऐसा सुनने में आया है कि उत्तर प्रदेश अब कमान संभालेगा। एक बार कपिल जी आप परिचय दीजिए कि उत्तर प्रदेश से जो पगड़ी पहने हुए जो हमारे साथ जो महानुभाव है वो कौन है और अब क्या उत्तर प्रदेश ने कमान संभाल ली है। सर मैं पहले तो जितने पत्रकार बंधु आए मैं उनका धन्यवाद करता हूं, हाथ जोड़ के करता हूं। आपने जो सैनिकों की जायज़ मांगे हैं वो आपने जन जन तक ले जाने की कोशिश की है। आज हरियाणा की जो भूमिका थी, आज हरियाणा के पूर्व सैनिकों की तरफ से उत्तर प्रदेश को ये जिम्मेवारी सौंपी है। आने वाली 13 मार्च से 26 मार्च तक की इस धरने की कमांड वो अपने हाथ में लेंगे और इसको आगे लेके चलेंगे। आज हमने हमारे हरियाणा की तरफ से जो हमारे कैप्टन राउत साहब हैं, जो आज अलीगढ़ का है, मेरठ, आज मेरठ है, मेरठ जिले के जो पूर्व सैनिकों का आज धरने की कमांड थी और हमने इनको पगड़ी पहना के पूरे उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिकों का मान और सम्मान बढ़ाया। हाउस द जोश कैसा है उत्तर प्रदेश में सर? जोश बहुत अच्छा है। मैं सबसे पहले ऑर्डिनरी कैप्टन प्रताप सिंह रावत, पूर्व सैनिक संगठन उत्तर प्रदेश का ऑफिस सुप्रिटेंडेंट होने के नाते पूरी उत्तर प्रदेश की तरफ से, पूर्व सैनिकों की तरफ से मीडिया बंधुओं का शुक्रगुजार और धन्यवाद करता हूं। और मैं हरियाणा का भी धन्यवाद करता हूं, इन्होंने जो मेरे सिर पर पगड़ी रखी है और मैं इस पगड़ी की लाज जरूर रखूंगा और इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मोर्चा उत्तर प्रदेश ने संभाल रखा है, मोर्चा अब फ्रंट पे आप लड़ोगे और ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश वो धरती है जो राम और कृष्ण की धरती है। उत्तर प्रदेश इतना मशहूर है कि ज्यादातर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से आते हैं और जिसको भी प्रधानमंत्री बनना पड़ता है एक बार वो उत्तर प्रदेश जाता है। तो मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री हैं, क्या संदेश देना चाहोगे उनको पूर्व सैनिक के माध्यम से? देखिए, उत्तर प्रदेश का आपने बहुत गुणगान कर दिया है। मैं इसमें थोड़ा सा और जोड़ना चाहूँगा कि आज मेरठ ने कमान संभाली है और हम लोग मेरठ से आए हैं। मेरठ की धरती से ही 1857 का बिगुल बचा था और वही बिगुल को हम बजाते हुए इसको आगे तक ले जाएंगे। सर बहुत बड़ा बात कह दी कि आंदोलन की बात कह दी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप अपना परिचय दीजिए और क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं कैप्टन लोकेंद्र सिंह और मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप पूर्व सैनिकों की मांग को उठा रहे हैं। मैंने अब तक जितना ये आंदोलन चला है देखा है कि जो प्रिंट मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, नेशनल लेवल पे जो बड़े बड़े चैनल हैं वो इसको कवर नहीं कर रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज उन सैनिकों को सड़क पे छोड़ रखा है जिनकी बदौलत वो अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए हैं। हमारे जवान जो सीमा पर सेवा दे रहे हैं, जिन्होंने पूरे देश की सीमाएं संभाल रखी हैं, उनकी बदौलत हम सुरक्षित हैं। और जैसा कि अभी कैप्टन साहब ने बताया, उत्तर प्रदेश की वो धरती है कि वो सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं देती, वो यहाँ से हर वो चीज़ देती है जो देश की राजनीति को बदलती है। पहली क्रांति 1857 में, जैसे कैप्टन साहब ने बताया, उत्तर प्रदेश से ही लागू हुई थी, मेरठ की जन्मभूमि से। हम उसी जन्मभूमि से हैं। अब ये मुद्दा उत्तर प्रदेश के हवाले है। हम अपने सभी पूर्व सैनिकों से आग्रह करता हूं, मैं विनती करता हूं कि अपने घरों से निकलें। अपने भाइयों की जो शोषण हो रहा है पूर्व सैनिकों का, और विशेषकर उन वीर नारियों का जो विधवाएं हैं, हमारे शहीदों की विधवा कहना दुर्भाग्य की बात है, वीर नारी से हम उनको संबोधित करते हैं। उनका क्या दशा है, उनकी पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। अब ये रही बात यहाँ पर जो विसंगतियाँ हैं उसकी मुख्य बात, सबसे पहली बात, OROP का जो रिवीजन हुआ है ये टोटल ही गलत हुआ है। इसमें 97% जो जवान JCO हैं उनकी अनदेखी की गई है। आज उनकी जो पेंशन में बढ़ोतरी होती वो नहीं हुई है। बहुत सारे रैंक ऐसे हैं जिनकी पेंशन पुराने वालों से भी कम है। दूसरा, जो हमारे एक्स ग्रुप के जवान हैं, पूर्व सैनिक, प्री और पोस्ट 2016 से पहले और 2016 के बाद वाले, उनकी पेंशन में
बड़ी विसंगति है। ये बहुत गलत है, इसको विचार करना सरकार की बहुत ही निहायत ज़रूरत है इस वक्त कि इस पर विचार करें। और इतना ही नहीं, जो सबसे पुरानी मांग जहां से ये विसंगति शुरू हुई 2006 में जब 6th पे कमीशन आया था, उस समय सेना के अंदर एक जोखिम भत्ता लागू किया गया था, MSP, रिस्क अलाउंस, जिसका जितना बड़ा रिस्क उसको उतना बड़ा अलाउंस मिलना चाहिए था। जिस तरीके से जब हम भर्ती होते हैं, चाहे वो रिक्रूटमेंट में आए चाहे वो कमीशन लेकर आए, उसकी योग्यता के अनुसार उसको पद मिलता है, ओहदा मिलता है, उसको उसकी बेसिक पे मिलती है, एकोमोडेशन मिलता है, उसको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं क्योंकि उसकी योग्यता के हिसाब से उसका सिलेक्शन हुआ है। उसी योग्यता के आधार पर रिस्क जो भगता है वो किसी योग्यता के लिए नहीं है, वो जीवन के लिए है, वहाँ जीवन का रिस्क है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रिस्क होता है वो जवान का और जेसीओ का होता है, जो 24 घंटे हमेशा एक्सपोज रहता है। अक्सर MSP तो की बात लगातार जी, हो रही है, बहुत सारी बातें हो आप रही इसमें सुने थोड़ा सा। हाँ, बताइए। जो बॉर्डर पे 24 घंटे पेरिफेरल पर रहता है, आप उनकी पोस्टें देखोगे तो 3 टप्पर की बनी हुई है। वहीं पर ऑफिशियल इसका अधिकारी टेक्निकल बात भी करें कभी, ऑफिसों क्योंकि के ये अंदर बात तो बहुत जायज है इनकी, सबने जो कहा कि MSP जो है हार्डशिप अलाउंस है, जवान सबसे ज्यादा परेशान रहता है। आपकी लेकिन बात- उसमें भेदभाव किस तरीके से बिल्कुल, रखा गया। बिल्कुल, बिल्कुल, वो बात हो गई। हम थोड़ा कल की बात करते हैं, क्योंकि क्या लगता है कि आंदोलन पहले तो- सर मैं एक सवाल मैं ले लेता हूं पत्रकार बन के लोकेंद्र साहब से। सब उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका रही पूर्व सैनिकों की इस आंदोलन में आगे बढ़ाने में? अभी रणनीति है वो क्या सर, आपने अब ये कमान जैसे पगड़ी उत्तर प्रदेश को दी है, अब आप यहाँ के बाद देखेंगे बढ़ चढ़ के उत्तर प्रदेश के हर जिले से, दूर दराज से, जो नज़दीक के हैं वो डेली यहाँ आएंगे, अप डाउन करेंगे, और जो दूर के हैं वापस नहीं जा सकते, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो अपना जिस तरीके से सेना में ड्यूटी करते हुए अपना बोरिया बिस्तर लेके TD एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपना वो सामान लाएं, समय दें, यहाँ बैठें और अपनी मांग आगे बढ़ाएं, और यहाँ पर सरकार के कान खोलें कि हम एक हैं, पूरे देश के सैनिक एक हैं। एक ये हमारा उत्तर प्रदेश पूरा सैनिक जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश पूरा सैनिक जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश पूरा सैनिक जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। कपिल जी, बहुत बड़ी बात उठ रही है, क्योंकि अभी तक की आपकी मांगे सारी स्पष्ट थी और बिल्कुल क्लियरेंस था, लोगों के दिमाग में बिल्कुल क्लियर था कि ये आपकी डिमांड है, और ऐसे ऐसे लगातार आप बता भी रहे थे। लेकिन कल कुछ नई चीजें सामने आ गई अचानक ही। एक यहाँ पे मंच लगाया गया बड़ा, उसमें बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे संगठन आए, उन्होंने भी अपने आप को पूर्व सैनिक कहा, लेकिन वो अलग ही बात कह रहे थे। जैसे मैं बताऊं कि मल्टी फैक्टर 2.81 जो 7th पे कमीशन में है उसे छोड़ देंगे, ऐसा घोषणा की गई। आपकी क्या उस पर बात है? सर आपने बहुत ही टेक्निकल सवाल पूछ लिया और मैं भागूंगा नहीं। ये 2.81 पे सरकार फंसी हुई। क्यों फंसी हुई कि भारत के इतिहास में और विश्व के इतिहास में अलग अलग फैक्टर दिए गए। जो जवान है उनको 2.57 सर्विंग वाले को, और सर्विंग ऑफिसर को दिया गया 2.81। अगर ऐसी बात हुई है कि 2.81 को छोड़ देंगे तो ये गोदी संस्था थी, ये बिल्कुल क्लियर मैं बोलता हूं, ये गोदी संस्था ही कर सकती है ऐसा, जो सरकार की गोद में बैठी है। 2.81 को कैसे छोड़ देंगे? फिर 2.57 को भी छोड़ देंगे हम। जो 2.57 एक सिपाही की 6665 रुपये बढ़कर 17,129 रुपये हुई, तो इसका मतलब हम 6665 रुपये लेने लग जाए एक सिपाही? नहीं सर, ये बिल्कुल नाजायज है। जिसने भी रखी है बिल्कुल गलत बात है, और ये सरकार की मदद करने के लिए किया गया, जिसमें सरकार का प्रिय है। आप ये बात को, इस बात को कंडेम कर रहे हैं, इस बात को खत्म कर रहे हैं कि जो घोषणा की गई थी उससे आपका कोई लेना देना नहीं, कोई बिल्कुल हम खंडन करते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। 2.81 का फार्मूला हम लेके चलेंगे, जिस पे सरकार आज दबाव में है कि 2.81 के फार्मूले पे दबाव पे। अगर 2.81 का हमारे जैसे साहिबान को मिलता तो 3,000 रुपये बढ़ती। अब एक चीज और पूछूंगा, थोड़ा अलग सा सवाल है कि कल बहुत अच्छा मंच लगा, कुर्सियां डाली गई, स्कैनर था वहां पे, स्कैनर किसी स्कैनर पैसा स्कैन करने के लिए पेटीएम वगैरह का व्यवस्था थी, पैसे पर्चियां काटी गई,
आपके पास तो बहुत कम चंदा आता है, उनके पास तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से हर तरीके- मतलब अच्छा वो सेकेंडर पे टर्म, हाँ चलो मैंने तो पता नहीं था, आप लोगों ने बताई। बहुत बहुत अच्छा मतलब व्यवस्था थी उनकी सर- और खाना वाना सब व्यवस्था थी। यहाँ तो गुरुद्वारे से कभी कहीं से कुछ कर रहा है, तो वो तो सारी सुविधाएं लेके चल रहे हैं, पैसा भी उनके पास आ रहा है, उनसे कैसे लड़ेंगे आप लोग? सर यहाँ पर हम एकजुट होंगे, हम तन और मन लेके चल रहे, हम पैसा लेके चल ही नहीं रहे। मेरे सैनिक जो समाज है वो इतना बड़ा है, जब हमारे को हमने कॉल करनी पड़ेगी तब यहाँ सब कुछ आ जाएगा, पर पैसे से कोई जंग हम लड़ ही नहीं सकते। जो पैसा ले रहा हमने 14 साल हो लिए संघर्ष करते हुए, आज तक हमने कभी नहीं लिया। हाँ जरूरत भी है, क्योंकि आप यहाँ पे आ रहे हो 100-200 दे के जा रहे हो। हमने कभी मंच से हमने कभी अकाउंट नंबर नहीं मांगा, कभी पैसा नहीं मांगा, कोई अकाउंट नंबर छोड़ा नहीं। अगर स्कैनर लगाए गए हैं और एक दिन 4 घंटे के अंदर पैसा इकट्ठा किया गया है, तो दुर्भाग्य बोलता हूं मैं कि हम 22 दिन से बैठे हुए हैं और 22 दिन से हम पैसों की मांग नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में सब कुछ भी नहीं है। हमारे जो पूर्व सैनिक आ रहे हैं, आज आप देखोगे 300 के करीब पूर्व सैनिक है, खुद अपनी रोटी लेके आए, 4 रोटी वो खुद की लेके आए हैं और 4 रोटी और दूसरे सैनिक भाई को अचार के साथ खिलाने के लेके आए। ये बड़ा ही, मैंने तो आप लोगों को सुना है, ये बहुत ही अच्छा नहीं, पर हम एकजुट हैं। हमारा काम है सैनिक समाज को जोड़ के क्योंकि चलना। मीडिया भी जानना चाहती है कि नेतृत्व कहाँ है, तो नेतृत्व की बात हो रही है, तो अशोक ठाकुर जी का नाम बहुत आ रहा है, बार बार उछाला जा रहा है, बार बार आ रहा है, हलकों से, अलग अलग हलकों से आ रहा है। ये कौन है अशोक ठाकुर और कौन है ये बताइए, और क्या आप इन्हें मंच पे आने देंगे अपने? मैं सर टिप्पणी नहीं करना चाहता इस पे। और सर है कौन है कौन अशोक ठाकुर है कौन? अगर आपके मंच पे आते हैं तो आप नहीं सर, हम राजनीतिक व्यक्ति को बिल्कुल नहीं आने देंगे। आप राजनीतिक कैसे कह रहे हैं? आप अभी कह रहे हैं कि आप जानते नहीं है अशोक अगर आप ठाकुर। वही ना सर, आपने वो आप सवालों के ऐसे करते हो कि मुंह से निकलवा ही देते हो, तो मैं पत्रकार हो आप। सर क्योंकि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और बहुत मांग उठा रहे हैं, तो अच्छा एक नहीं उन्होंने खुल के 100 रुपया तक अभिभावक से बोले हैं कि सैनिक समाज के अभिभावक अगर 100 रुपया भी डिपॉजिट करते हैं तो काफी सारे पैसे हो जाएंगे। 30 लाख अभिभावक है जो कि स्टेज से खुल के डिमांड की है। बताओ इसको कैसे लेते हैं आप? नहीं, ये कोई मंच जहां मंच के ऊपर हर बार पैसे की बात की गई, पैसे दो पैसे दो पैसे दो, फिर जंग कहाँ पे है? आप संघर्ष कब करोगे? नहीं, पैसा भी तो जरूरी है ना। संघर्ष जरूरी है, पर वो पैसा जो इकट्ठा हुआ, अब आज का प्रोग्राम क्या? 22 दिन से ये पूर्व सैनिक बैठे हैं। ये सर ये सारी गोदी मीडिया, गोदी संस्थाओं का काम है ये। और सर मैं आपके सवाल से भागूंगा नहीं, आपने जो पूछा जो श्रीमान अशोक ठाकुर जी हैं वो नाफेड के अध्यक्ष हैं और भाई एक राजनीतिक पार्टी से अपॉइंटमेंट पद पे बैठे हैं, और वो वैसे पूर्व सैनिक हैं, सार्जेंट पद से रिटायर हैं, और उनके भाई हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। तो हम अपना मंच बिल्कुल नहीं देंगे सर। हाँ, वो अगर इस्तीफा दे के आते हैं तो हम स्वागत करेंगे, पर हम अपना मंच। कपिल जी, जो पूर्व सैनिक है वो थोड़ा सा कंफ्यूज है कि वो आपके मंच पर आए या उनके मंच पर जाए। नहीं, हमारे मंच पे बिल्कुल भी राजनीति को हम कभी भी नहीं करेंगे। जो विपक्ष की हो चाहे कोई भी हो, हम दूर दूर तक अपने मंच से दूर रखेंगे, हम भगाएंगे यहाँ से, बिल्कुल भगाएंगे। पूर्व सैनिक को कहाँ जाना चाहिए? पूर्व सैनिक को इस्तीफा देके अपने पूर्व सैनिक जो 22 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, इनके बीच में बैठना चाहिए। अगर वो पूर्व सैनिक है तो पूर्व सैनिक की आत्मा तो जगेगी ना, इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जो चीज चल रही है। कोई भी पूर्व सैनिक अपने विवेक से काम करे। कल ये भी स्टेटमेंट आई एक सुनती हुई मिली कि एक कोई वकील साहब थे, पूर्व सैनिक थे, उन्होंने मंच से अनाउंसमेंट कर दिया कि साहब अगर सरकार नहीं देती तो मेरे पास आ जाओ, मैं दूंगा। तो ये क्या बात हुई? ये कैसे दे देंगे सर? ऐसे वही कैसे? वही पूछना चाह रहे हैं कि वो नहीं। कैसे दिलाएंगे? मतलब उन्होंने सरकार से भी अपने आप को ऊपर कर दिया कि मैं दिला दूंगा, सरकार नहीं देगी। सर पॉलिसी है ना, जो पे पेंशन की पॉलिसी होती है वो बहुत बड़ी होती है, उनके अंदर कमीशन होता है, वो संविधान के दायरे में बनती है, वो कैसे दिला देंगे? अगर ऐसा ही होगा कि कोर्ट में हम जाके सारे मुद्दों को सुलझा लें तो सर हमारे को यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। हम भी अकाउंट नंबर शो कर देंगे। कम से कम 28 लाख पूर्व सैनिक है, हम करोड़ों रुपया ले लेंगे और उस केस को फंसा देंगे कोर्ट में, और कोर्ट में फैसला आएगा 15 साल में, 20 साल में, 30 साल में। और जो पॉलिसी बन रही है उसके अंदर कोर्ट सारी रिपोर्टों को देखता है, वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट को देखता है, सारी चीज़ों को देखता है, इतनी जल्दी नहीं कर सकता। हम संविधान के दायरे में सरकार को ये बताना चाह रहे हैं हमारे साथ भेदभाव। अगर हम मिलिट्री सर्विस पे की बात करें कि हम कोर्ट में जीत जाएंगे, तो सर उसका बजट देखो, 28 लाख पूर्व सैनिक हैं, 15 लाख ऑन ड्यूटी वाले हैं और 15,500 रुपये का बजट। अगर वित्त मंत्रालय माननीय कोर्ट में अपनी रिपोर्ट देगा तो वो नहीं है। तो इसका एक ही चीज़ है
कि सरकार इसमें समानता लेके आए। हम 15,500 भी नहीं कह रहे, जो सरकार देना चाहिए एक सम्मान दी। हम पे पेंशन की बात नहीं कर रहे, हम अलाउंसों की बात कर रहे हैं, हम डिसेबिलिटी पेंशन की बात कर रहे हैं। वन रैंक वन पेंशन कोश्यारी कमेटी के अनुसार जवानों को मिलनी थी, प्रीमेच्योर जवानों को मिलनी थी, जेसीओज रैंक को मिलनी थी, विधवाओं को मिलनी थी, वीर नारियों को मिलनी थी, डिसेबल सोल्जरों को मिलनी थी, सब आओ। 3 तारीख की तो कॉल कल दी गई थी, आप उससे कंफर्म करेंगे कि 3 अप्रैल को कोई बड़ा आंदोलन होगा जंतर मंतर पे? जंतर मंतर पे 3 अप्रैल को कोई बड़ा आंदोलन नहीं होगा, पर हाँ पूरे देश में 3 अप्रैल को अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, जिले में पूर्व सैनिक, तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिक बड़े बड़े रोड मार्च निकाल के माननीय कलेक्टर को, माननीय राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र देंगे। और एक दिन 3 अप्रैल को मांग पत्र देंगे। 4 अप्रैल को पूरी प्रिंट मीडिया में फर्स्ट पेज पे हमारे सैनिकों की तस्वीर आएंगी, अलग अलग भाषाओं में आएंगी। पर हाँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के सैनिकों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि 3 अप्रैल की तैयारियां शुरू कर दो। 3 अप्रैल को अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इकट्ठे हो और पूरे सैनिकों को रोड मार्च करते हुए कलेक्टर के पास में लेके चलो। सर, कल मंच से एक और ऐलान हुआ था, बड़ा ऐलान, जो कि अभी से 5 महीने बाद रामलीला मैदान को हम भरेंगे, तो उसके ऊपर क्या आप कहेंगे? वो तो आप बता सकते हो। जब गर्म लोहा है, मैं पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ, जब गर्म लोहा है, जब हथौड़ा मारना चाहिए ठंडा होने के बाद में। 6 महीने की अगर किसी ने ऐसी बात करी है तो वो आंदोलन को पीछे कर रहा है। जो हम बैठे हैं, जो आपके बुजुर्ग बैठे हैं, आप देख रहे हो कि मेरठ से आए हैं और ये आंखों में भी इनके देख रहे हो एक रोशनी लेके आए कि जो भेदभाव हो रहा है वो माननीय प्रधानमंत्री के पास में जाए। माननीय प्रधानमंत्री के पास में जाकर इस भेदभाव को दूर करेंगे और भारतीय सेना शक्तिशाली बनी। उन्होंने एक यूनाइटेड फ्रंट खोले हैं, बोले कि ये यूनाइटेड मैं क्या फ्रंट के बताऊं साथ सर, में जाएंगे। सब समझदार हैं सर, क्या मैं इसके बारे में। थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ तो लड़ाई समानता की है। भारत माता की जय।